नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथुर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और आज हम नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, अध्याय 15 आलेखों से परिचय। इस अध्याय में हम डिटेल से समझेंगे कि आलेख क्या होते हैं, आलेख क्यों बनाए जाते हैं, आलेख कैसे बनाए जाते हैं और आलेखों से सूचनाएँ कैसे प्राप्त की जाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आलेख क्या होता है। तो देखिए, यदि हमारे पास किसी सूचना से संबंधित बहुत सारे आंकड़े एकत्रित हो गए और हमको उनसे कुछ निष्कर्ष निकालने हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा उन आंकड़ों को समझने में और उनसे निष्कर्ष तक पहुंचने में। तो हम क्या करते हैं, उन आंकड़ों को एक ग्राफ में प्रदर्शित कर देते हैं। कैसे? देखिए, यदि हमारे पास किसी स्थान विशेष पर मई जून माह में हुई वर्षा का रिकॉर्ड है पिछले 20 साल का और हमको उससे सूचनाएं बतानी है तो कैसे करेंगे। देखिए, यदि हमने क्या किया कि वर्ष पिछले 2000 से 2020 तक मई जून माह में हुई वर्षा का रिकॉर्ड है, तो यहाँ हमने ले लिया 2000, 2002, 2001, 2002, 2003 डैश डैश और इधर हमने ले ली कितनी वर्षा हुई, वह 20 mm, 30 mm और इन आंकड़ों से हमने एक ग्राफ प्राप्त किया। तो हम इस ग्राफ को देख के इजीली बता सकते हैं कि 2000 में कितनी वर्षा हुई, 2001 में कितनी हुई, 2002 में कितनी हुई और इन आंकड़ों का रुझान क्या रहा। मतलब 2001 से 2000 तक में वृद्धि हुई, फिर 2003 से 2004 में कमी हुई। तो इस ग्राफ देख के हम ये भी बता सकते हैं कि इन आंकड़ों का रुझान कैसा रह रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। आप तुलना भी कर सकते हैं, वर्ष 2002 और 2003 में हुई वर्षा की अगर तुलना करनी है कौन से वर्ष में ज़्यादा हुई और कितनी ज़्यादा हुई, तो भी आप ग्राफ देख के ईजिली बता सकते हैं। तो आपको सारे आंकड़े देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप ग्राफ देखेंगे और ईजिली बता देंगे। तो इसलिए क्या बनाया जाता है, आलेख बनाए जाते हैं या ग्राफ बनाए जाते हैं। इसी प्रकार आप एक और उदाहरण से समझें कि किसी मरीज का दिन के 12 घंटे का तापमान लिया गया है। आपको डॉक्टर को बताना है कि इसका तापमान में कैसा वेरिएशन या कैसे बदलाव आ रहे हैं पूरे 12 घंटे में। तो आपने उसको ग्राफ से बता दिया, सुबह 6 बजे कितना था, 7 बजे कितना था। तो डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो उन आंकड़ों को वो पढ़ेगा और समझेगा, वो डायरेक्ट ग्राफ देखेगा और बता देगा कि हाँ, इसका ये रुझान ऐसा है कि 6 से 7 तक इसके तापमान में वृद्धि हुई है, 7 से 8 तापमान में स्थिरता रही है या बढ़ा या घटा, वह आलेख देख के ही बता देता है। तो समझ में आया आलेखों की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए क्या लिखा है, आलेख होते क्या हैं, एकत्रित आंकड़ों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन होता है आलेख। आगे लिखा है, आलेखों का उद्देश्य संख्यात्मक तथ्यों को चित्रों द्वारा दिखाना है। आलेख या ग्राफ में क्या होता है, जो संख्यात्मक आंकड़े होते हैं उनको हम चित्र द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। और क्यों करते हैं, जिससे वे शीघ्र आसानी व स्पष्टता से समझे जा सकें। क्यों प्रदर्शित करा, कि वो शीघ्रता से आसानी से समझ में आ सके आंकड़े। आगे क्या लिखा है, आंकड़ों का रुझान या उनकी तुलना दिखाने के लिए तो ये बहुत ही उपयुक्त है। जैसे अभी बताया, रुझान पता चलता है कि सन 2000 से 2001 में या 2002 में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है वर्षा में, तो ये रुझान पता चल रहा है। और तुलना भी कर सकते हैं, सन 2000 में कितनी बारिश हुई, 2002 में कितनी बारिश हुई, ये तुलना भी आप ग्राफ देख के कर सकते हैं इजीली। क्लियर? तो आपको ग्राफ क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों है समझ में आया। चलते हैं अगले टॉपिक पर, आलेखों के प्रकार। अब ग्राफ अलग अलग कई प्रकार के होते हैं, तो हम समझते हैं कितने प्रकार के हैं। एक दंड आलेख। एक दंड, इसके अंदर क्या होता है, दंड मतलब एक आयत बना हुआ होता है। देखिए ये क्या है, दंड। कैसी आकृति है, दंड मतलब आयताकार दंड के रूप में ग्राफ बनाया जाता है इसके अंदर। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, एक दंड आलेख विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने के काम आता है। ये ग्राफ कब बनाया जाता है, जब विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करनी हो। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, अनु द्वारा 3 सत्रीय परीक्षाओं में गणित के प्राप्तांकों को दर्शाता है। यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया है, इसमें क्या है, अनु द्वारा फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट में मैथ्स में प्राप्त अंकों का ग्राफ बनाया गया है। तो ये ग्राफ देख के आप
इजीली बता सकते हैं कि फर्स्ट टेस्ट में कितने अंक प्राप्त किए हैं उसने, सेकंड टेस्ट में कितने अंक प्राप्त किए हैं और थर्ड टेस्ट में कितने अंक प्राप्त किए हैं। ये ग्राफ से आपको पता चल जाएगा। अब इस ग्राफ देख के आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये इन दंडों की लंबाई बढ़ रही है, इसका मतलब उसके अंक बढ़ रहे हैं। फर्स्ट टेस्ट से सेकंड टेस्ट में ज़्यादा है, सेकंड टेस्ट से थर्ड टेस्ट में ज़्यादा है। तो आप उसकी प्रगति भी बता सकते हैं कि उसकी प्रगति अच्छी हो रही है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, एक दंड आलेख विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने के काम आता है। इसमें ऊर्ध्वाधर दंड या आयत होते हैं। और उदाहरण में क्या बताया है, अनु द्वारा 3 सत्रीय परीक्षाओं गणित में प्राप्तांकों को दर्शाता है। यह उसके प्रदर्शन की तुलना आसानी से करने में सहायता करता है। हम कह सकते हैं कि उसकी प्रगति अच्छी है। अब ये ग्राफ देख के हमको पता चल रहा है कि उसके अंक हर एक टेस्ट में बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब उसने अच्छी प्रगति की है। तो दंड आलेख का समझ में आ गया। ये कब बनाया जाता है, एक दंड आलेख विभिन्न श्रेणियों के बीच में जब हमको तुलना करनी हो। क्लियर। अगला, अब एक चीज़ और समझिए दंड आलेख में ही, यहाँ पर हमने बनाया है एक दंड, ये है एक दंड आलेख। यहाँ पर 2 दंड भी खींचे जा सकते हैं। कैसे, देखिए एक और उदाहरण समझते हैं। ये है दंड आलेख में दोहरे दंड भी हो सकते हैं। ये उदाहरण है, उपरोक्त आलेख किन्हीं 2 दिनों में विभिन्न प्रकार के फलों की बिक्री का तुलनात्मक विवरण है। अब यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर क्या फल दिए गए हैं, आम, सेब, संतरा, पपीता। सोमवार और मंगलवार को इनकी बिक्री में तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं। देखिए कैसे बता सकते हैं, सोमवार को इतने फल बिके हैं, मंगलवार, ये जो रेड वाला है बता रहा है मंगलवार को कितने फल बिके हैं। तो यहाँ से देख के हम बता सकते हैं कि कितने फल बिके हैं। इस वाले अक्ष पर लिया गया है बिक्री किलोग्राम में, यहाँ लिए गए हैं फल। अब देखिए यहाँ पर बिक्री किलोग्राम में दी है, ये हम कैसे पढ़ते हैं ये भी आप समझ लीजिए। ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष और ये है इसका मूल बिंदु। जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में कटते हैं वह कहलाता है मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से ऊपर की ओर है ये वाई अक्ष। वाई अक्ष यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहा है, बिक्री किलोग्राम में। यहाँ पर है 0, 0 के 2 खाने छोड़ के आया 5 किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 खाने किसको बता रहे हैं, 5 किलोग्राम। तो इसका मतलब ये जो पहला खाना है वो इन दोनों के बीच का पॉइंट, 0 और 5 का बीच का पॉइंट क्या हुआ, 2.5 किलोग्राम। या आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या करेंगे, आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 + 0/2 कर देंगे। माध्य निकालते हैं ना 2 संख्याओं का, तो ये मध्य पॉइंट ही निकालना है। तो इन दोनों का माध्य कितना होगा, 5/2 मतलब 2.5। तो ये वाला पॉइंट दर्शा रहा है 2.5 किलोग्राम को। क्लियर। तो वैसे ही हमने अभी क्या देखा, आम सोमवार को कितने किलो बिके हैं, कितने किलो की बिक्री हुई है, तो 20 + 15/2 कितना आ गया, 20 और 10 30 और 5 35/2 काट लेंगे हम, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1 बचा, पॉइंट लगाया आ गया 10, तो 2 पंजे 10, 17.5 किलो यहाँ है 17.5। इसका मतलब सोमवार को कितने किलो आम की बिक्री हुई है, 17.5 किलोग्राम आम की बिक्री हुई है। और मंगलवार को 20 और 25 के बीच में कितना आ जाएगा, 22.5 किलोग्राम आम की बिक्री हुई है। तो तुलनात्मक अध्ययन भी हो गया, सोमवार को कितने बिके थे और मंगलवार को कितने किलो आम बिके। क्लियर, समझ में आया। तो ये दोहरा दंड आलेख है। पहले जो हमने देखा था वह था एक दंड आलेख और ये है दोहरा दंड आलेख। यहाँ पर 2 दंड बताए गए हैं। तो आप इससे क्या देख के बिक्री का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं प्रत्येक फल के लिए, आम की, सेब की, संतरे, पपीता, केला। तो ये दोहरा दंड आलेख भी बन सकता है। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वृत्त चित्र या वृत्त आलेख या पाई ग्राफ। इसी के नाम है, इसको वृत्त चित्र भी बोल सकते हैं, वृत्त आलेख भी बोल सकते हैं और पाई ग्राफ भी बोला जा सकता है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है और कैसे बनाया जाता है, देखिए। एक वृत्त आलेख किसी संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वृत्त एक संपूर्ण को
दर्शाता है। ये एक वृत्त है। क्लियर? ये एक संपूर्ण को दर्शाता है। जैसे आप उदाहरण से समझें, एक गांव है, एक गांव में स्त्रियां हैं, पुरुष हैं और बच्चे हैं। अब आपको इस ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना है स्त्रियां कितनी हैं, पुरुष कितना है और बच्चे कितने हैं। तो अगर पुरुष है 50%, तो इसका 50% मतलब आधा भाग किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये वाला भाग प्रदर्शित कर रहा है पुरुष को, और है 25% औरतें या स्त्रियां। तो इसका ये तो हो गया 50%, 25%, ये 25% है, 25% है स्त्रियां और 25% हैं बच्चे। ये बचा हुआ जो है ये प्रदर्शित करेगा बच्चे। तो आप इस ग्राफ को देख के क्या पता चल रहा है कि ये पूरा जो वृत्त है ये तो प्रदर्शित कर रहा है उस गांव की कुल जनसंख्या को, क्योंकि हमने क्या बोला है, जो वृत्त होता है वह संपूर्ण को प्रदर्शित करता है। तो ये संपूर्ण जनसंख्या को प्रदर्शित कर रहा है वृत्त। और ये इसके जो भाग बना दिए हैं, भाग हमने कैसे बनाए, ये पूरा तो 100% को शो करता है, तो इसका जो आधा होगा वह 50% को शो करेगा। इसका ये चौथाई भाग है 25% को शो करेगा। ये क्या है? स्त्री। और ये 25% किसको प्रदर्शित कर रहा है? बच्चों को। तो इस वृत्त के जो विभिन्न भाग हैं वह विभिन्न तरह की विभिन्न भागों को दर्शाता है। क्लियर? समझ में आया? वृत्त चित्र क्या होता है? संपूर्ण के विभिन्न भागों को दर्शाता है। तो देखिए उदाहरण एक और दिया गया है, दिया वृत्त चित्र दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों के दर्शकों की प्रतिशतता दर्शाता है। देखो ये पूरा तो बता रहा है दूरदर्शन के दर्शक कितने हैं, और ये जो भाग हैं वह क्या बता रहे हैं? देखो विभिन्न चैनलों के दर्शक, दूरदर्शन के भी बहुत सारे चैनल है, मनोरंजन का चैनल है, सूचनात्मक चैनल है, समाचार का अलग चैनल है, खेल का अलग चैनल है। तो इसके भी अलग अलग दर्शक हैं। मनोरंजन के कितने दर्शक हैं, सूचनात्मक कितने दर्शक हैं, समाचार के कितने दर्शक हैं, खेल के कितने दर्शक हैं। ये तो ये पूरा वृत्त क्या बता रहा है? दूरदर्शन के दर्शकों की संख्या को बता रहा है, और इसके विभिन्न भाग विभिन्न चैनलों के दर्शकों की संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये समझ में आया वृत्त चित्र। चलते हैं अगले प्रकार का ग्राफ, आयत चित्र। आयत चित्र दंड आलेख जैसा ही होता है, परंतु इसमें क्या प्रदर्शित किया जाता है? अंतराल को प्रदर्शित किया जाता है, और जो इसके दंड होते हैं वे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं या संलग्न होते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक आयत चित्र एक दंड आलेख जैसा ही होता है जो आंकड़ों को अंतराल में दर्शाता है। अंतराल में कैसे? देखिए उदाहरण से, आयत चित्र एक क्षेत्र के 40 व्यक्तियों के भारों का बंटन दर्शाता है। अब हमने एक ग्राफ लिया है जिसमें ये आयत चित्र है। देखिए यहाँ भी दंड है, परंतु ये दंड एक दूसरे से संलग्न है, और यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है अंतराल को, जैसे 40 से 45 वाला अंतराल, 45 से 50 वाला अंतराल। तो हमको ये जैसे दिया गया है 40 से 45 किलोग्राम वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है किसी विशेष जगह पर, तो 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका भार 40 से 45 किलोग्राम के बीच का है। फिर 45 से 50 किलोग्राम के व्यक्तियों की संख्या कितनी है उस जगह पर? 12 ऐसे व्यक्ति हैं। आगे 50 से 55 किलोग्राम के कितने व्यक्ति हैं? तो 13 व्यक्ति हैं। आगे दिया है 55 से 60 किलोग्राम के कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। और आगे दिया है 60 से 65 किलोग्राम के कितने व्यक्ति हैं? 5। तो जब भी आपके पास ये अंतराल वाला अगर आता है तो आपको कौन सा ग्राफ बनाना होगा? ये आयत चित्र। क्लियर? अब देखिए प्रदर्शित कैसे किया गया है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और जहाँ ये मिल रहे हैं वो मूल बिंदु। यहाँ हमने प्रदर्शित किया है भार किलोग्राम में। क्लियर? अब यहाँ पर ऐसी रेखा क्यों बनाई गई है? तो ऐसी रेखा इसलिए बनाई जाती है कि हमने यहाँ 0 से शुरू किया है और 5-5 का अंतर चल रहा है, तो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और फिर आना चाहिए 40, परंतु हमने 40 से पहले तक की संख्याएं प्रदर्शित नहीं की है। नहीं तो ये ग्राफ क्या होता है, छोटा पड़ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको
इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा से बता दिया। इसका मतलब हमने डायरेक्ट चालू किया है 40 से, इससे पहले की संख्याएं प्रदर्शित नहीं किए। अब हमने 5-5 के अंतर पर अपना पैमाना माना है। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं हमको सबसे पहले पैमाना मानना होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर पैमाना माना है 2 खाने बराबर 5 किलोग्राम। अब खाने क्या होते हैं, जैसे ये ग्राफ है, अब आपको यहाँ दिख रही है ऐसी छोटे छोटे वर्ग दिख रहे हैं। अब ये एक इकाई कहलाती है, ये एक वर्ग है तो ये एक इकाई, ये दूसरी इकाई, ये तीसरी इकाई, ये चौथी इकाई। तो हमने क्या करा है, यहाँ 0 है तो यहाँ 5, यहाँ 10, 5-5 का अंतर लेके चल रहे हैं। तो 2 एक्स अक्ष पर क्या पैमाना लिया है हमने, 2 इकाई बराबर 5 किलोग्राम। कोई भी ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हमको लिखना होता है उसका पैमाना। पैमाना के अकॉर्डिंग हम ये नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पैमाना क्या है, 2 इकाई बराबर 5 किलोग्राम। 2 इकाई मतलब ये 2 खाने, ये 2 खाने मिलके बन गया 5, तो 40 के बाद कितना आ गया 45। फिर 2 खाने छोड़ के आप और 5 ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो 45 + 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर 2 खाने छोड़ के फिर 5 ऐड कर देंगे तो 50 और 5 55 हो गया। 55 के बाद फिर 2 खाने छोड़ के आप 5 ऐड कर देंगे तो हो गया 60। फिर 2 इकाई है तो 2 खाने छोड़ के फिर आपने ले लिया 5, तो 65 हो गया। क्लियर, ये समझ में आया। और देखिए यहाँ पर y अक्ष पर क्या पैमाना है, ये पैमाना तो है x अक्ष का। y अक्ष पर देखिए क्या पैमाना लिया है, ये 2 खाने हो गए मतलब 2 इकाई। 2 इकाई बराबर 2 व्यक्ति, 0 2 4 5, 5 नहीं आएगा। फिर हमने क्या लिखा है, 2 इकाई बराबर 2, तो 2 2 के बाद 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। तो यहाँ पर क्या पैमाना है, 2 इकाई बराबर 2 व्यक्ति। क्लियर, समझ में आया कैसे पैमाना आपको लेके चलना है। आपकी इच्छा हो तो आप 2 खाने बराबर 1 व्यक्ति भी लेके चल सकते हैं। उसके लिए आपको ग्राफ बड़ा चाहिए, तो आपके पास कितना बड़ा ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग आप पैमाना मान सकते हैं। क्लियर। फिर 40 से 45 में कितने व्यक्ति दिए हैं, 4 व्यक्ति दिए हैं। 45 से 50 के बीच में 12 व्यक्ति दिए गए हैं। 50 से 55 के बीच में दिए गए हैं 13, तो 12 और 14 के बीच में क्या आएगा, 13। क्लियर। तो इस प्रकार से ये आयत चित्र बनाया जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, आकृति 15.4 में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्रयोग की गई है जो ये बताती है कि क्षैतिज रेखा पर हमने 0 से 30 तक की संख्याएं नहीं दिखाई है। 0 से, यहाँ पर ये 40 है तो 0 से 40 तक की संख्याएं हमने नहीं बताई है। क्लियर, समझ में आया। चलते हैं आगे। रेखा आलेख। देखिए रेखा आलेख क्या होता है, इसमें एक रेखा आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ साथ लगातार बदलते रहते हैं। अब ऐसा आलेख, रेखा आलेख कब काम में लिया जाता है, तो जब ऐसी राशि हमारे पास जो कंटिन्यू बदलती रह रही है, तब हम किस प्रकार का आलेख बनाएंगे, रेखा आलेख। क्लियर। अब आपने एक उदाहरण से समझते हैं। रेणु बीमार पड़ी तब डॉक्टर ने 4-4 घंटे बाद उसके शारीरिक तापमान का रिकॉर्ड बनाया। यह एक आलेख के रूप में था। इसे समय तापमान का आलेख भी कह सकते हैं। एक टेबल बनाई पहले हमने, यहाँ समय लिया और यहाँ तापमान लिया। 6 बजे कितना था, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 बजे था 40, हर 4-4 घंटे के बाद तापमान लिया है। 2 बजे कितना था, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। और शाम को 6 बजे था 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको हमने बनाया है, ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। तो ये एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई और ये इसका मूल बिंदु हो गया। यहाँ पर फिर से हमने पैमाना लिया है 1 2 3, 3 खाने बराबर 1, 3 खाने बराबर हमने लिया है। देखो 4-4 घंटे का अंतर ले रहे हैं। ये 6 के बाद में आया है 10, 10 के बाद आया है 2, 2 के बाद आया है 6। तो यहाँ पर हमने माना है 2 खाने बराबर 4 घंटे। 2 इकाई, खाने मतलब 2 इकाई बराबर 4 घंटे। आगे का नहीं बताया तो आप ये डैशेस वाली लाइन से बता सकते हैं। और इधर हमने लिया है तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में।
तो हमने शुरू किया 30 से 2 खाने छोड़ के 32 के बाद 34, यहाँ भी क्या लिया है 2 इकाई बराबर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 2 इकाई बराबर 2 डिग्री सेंटीग्रेड लेके हम चल रहे हैं। अब हमने यहाँ पर देखा 6 बजे था 37 डिग्री, तो ये 6 बजे 37 का आएगा, 36 के बाद आना चाहिए यहाँ 36 और 38 के बीच में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ हमने लगा दिया एक डॉट। क्लियर। 10 बजे कितना था 40, तो यहाँ लगा दिया एक डॉट। 2 बजे कितना था 38, तो यहाँ लगा दिया एक डॉट। 6:30 बजे कितना था 35 डिग्री, तो यह 35 डिग्री, इसको आगे बढ़ाया यहाँ, 6 को आगे बढ़ाया यहाँ और यहाँ एक डॉट लग गया। क्लियर। अब ये क्या है रेखा आलेख, अब इनको रेखाओं से हम मिला देंगे, ये एक रेखा, ये एक रेखा, ये एक रेखा, तो ये जो मिला है ये रेखा आलेख है रेणु के तापमान का। क्लियर, समझ में आया कैसे बनाना है। जो भी आपको ये दिए गए होंगे इसके पॉइंट लगाएंगे और उन पॉइंट्स को रेखाओं के द्वारा मिला देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा रेखा आलेख। क्लियर। तो ये आलेख कहाँ यूज़ किया जाता है, जब आंकड़े लगातार बदल रहे हों समय के साथ साथ। क्लियर। अब देखिए रेखिक आलेख, नेक्स्ट है रेखिक आलेख। तो अगर हमने जैसे ये रेखाखंडों से इसको मिलाया है, तो कई स्थितियाँ ऐसी होती है जब ये रेखाखंड एक सीध में आते हैं तब हमको एक स्ट्रेट रेखा मिलती है, तब हम उस रेखा आलेख को बोलते हैं रैखिक आलेख। क्या बोल देते हैं उसी को हम रेखिक आरेख। तो देखिए यहाँ रेखा आलेख अनेक रेखाखंडों को परस्पर मिलाकर बनाया जाता है। कभी कभी ये आलेख एक पूरी अखंडित रेखा भी हो सकती है, ऐसे आलेख को रेखिक आलेख कहते हैं। रेखा आलेख में हमने क्या किया, रेखाखंडों को जोड़ा है, तो कभी कभी ये एक सीध में भी आ जाती हैं रेखाखंड, तो हम उस समय आलेख को क्या कह देते हैं रेखिक आलेख। क्लियर। रेखिक आलेख बनाने के लिए हमें वर्गांकित कागज पर कुछ बिंदु अंकित करने पड़ते हैं। कोई भी आलेख बनाना है तो आपको क्या करने होंगे, बिंदु अंकित करने होंगे। रेखा आलेख बनाना है तो अभी जैसे हमने देखा था ये बिंदु अंकित करने पड़ते हैं, तो ये बिंदु कैसे अंकित किए जाते हैं, ये बिंदु क्या कहलाते हैं। तो देखिए बिंदु की स्थिति या निर्देशांक। अब आपको कोई बिंदु अंकित करना है तो हमको क्या पता होना चाहिए, उस बिंदु के निर्देशांक पता होने चाहिए। निर्देशांक क्या होते हैं वो हम समझते हैं। देखिए ग्राफ पेपर पर हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष सुविधा के अनुसार दर्शाते हैं और फिर उस पर बिंदु निर्धारित करते हैं। कैसे, देखिए ये अपने पास एक ग्राफ पेपर है, इस पर हमने एक क्षैतिज रेखा खींच ली और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच ली, तो क्षैतिज रेखा तो कहलाएगी एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाएगी वाई अक्ष। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं वह कहलाता है मूल बिंदु। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे आपको क्या करना है, इस पर कोई बिंदु निर्धारित करना है या दर्शाना है, तो कैसे दर्शाया जाएगा। जैसे ये है बिंदु एक्स वाई की स्थिति क्या होगी इस ग्राफ पेपर पर, तो देखिए ये बिंदु दिया है हमको एक्स वाई, तो ये जो है पहला लिखा है वो कहलाता है बिंदु का एक्स निर्देशांक, और जो पीछे की तरफ लिखा है वो कहलाता है बिंदु का वाई निर्देशांक। क्लियर, ये एक्स बिंदु का एक्स निर्देशांक, वाई बिंदु का वाई निर्देशांक। अब कैसे प्रदर्शित करना है, तो देखिए जो यहाँ पहले लिखा हुआ होता है, यहाँ लिखा है एक्स, इसका मतलब मूल बिंदु से दाईं ओर चलना है आपको एक्स दूरी, तो ये हम चल लिए मूल बिंदु से दाईं ओर एक्स दूरी। और पीछे जो लिखा होता है वाई निर्देशांक, मतलब मूल बिंदु से ऊपर की ओर आपको चलना है वाई दूरी, तो यहाँ हम चले, यहाँ पहुँच गए थे हम एक्स निर्देशांक पर, ये रहा मूल बिंदु से ऊपर की ओर चलना है वाई दूरी, ये हो गई वाई दूरी, ये है एक्स निर्देशांक, ये है वाई निर्देशांक, ये जहाँ पर मिल रहे हैं वह बिंदु होगा एक्स वाई। तो यहाँ क्या करना है, जो आप यहाँ लिखा है उसका मतलब है मूल बिंदु से दाईं ओर एक्स इकाई की दूरी पे चलना है। यहाँ लिखा है वो बताएगा कि मूल बिंदु से ऊपर की ओर कितना दूरी पे चलना है, वाई इकाई दूरी पे चलना है। जहाँ ये दोनों एक दूसरे से कटते हैं वह बिंदु अभीष्ट बिंदु एक्स वाई प्राप्त होता है, और ये एक्स वाई क्या कहलाता है, बिंदु के निर्देशांक। तो क्लियर हुआ कैसे करना है। इस ग्राफ पे आपको अगर प्रदर्शित करना है
3 2 प्रदर्शित करी है। तो मूल बिंदु से कितनी दूरी दाईं ओर चलना है? 3। ये 1, ये 2 और ये 3, ये चले 3 दूरी, और 2 है मतलब ऊपर की ओर कितना है? 2। तो ये 1, ये 2, ये चले हम 2, ये दोनों जहाँ कट रहे हैं वही अभीष्ट बिंदु होगा 3 2। क्लियर? समझ में आया कैसे प्रदर्शित करना है किसी बिंदु को ग्राफ पर? और ये बिंदु के क्या कहलाते हैं? निर्देशांक कहलाते हैं। पहला कहलाता है x निर्देशांक, दूसरा कहलाता है y निर्देशांक। क्लियर? तो मूल बिंदु से दाईं और x इकाई दूरी व मूल बिंदु से ऊपर की ओर y इकाई दूरी चलें तो हमें बिंदु x y प्राप्त होता है। क्लियर? इस प्रकार x y बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। ये x y क्या कहलाएंगे? बिंदु के निर्देशांक। तो किसी बिंदु को ग्राफ पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है ये आपको समझ में आया। तो आपको कभी भी ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले आपको प्रदर्शित करनी होगी उसकी x अक्ष और उसकी y अक्ष, और यहाँ ये दोनों जहाँ कटेंगे वह है मूल बिंदु। नेक्स्ट स्टेप में आपको उसका पैमाना मानना होगा और पैमाने के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नंबरिंग करनी होगी। y अक्ष पर भी पैमाना मानना होगा और नंबरिंग करनी होगी। फिर जैसे ग्राफ में आपको दिया गया है वैसे आपको बिंदु लगाने होंगे और फिर उनको मिला के आपको रेखा आलेख प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है कुछ अनुप्रयोग। ग्राफ की कुछ अनुप्रयोग हमको यहाँ पर देखने हैं। तो देखिए समझते हैं हम चर राशियों के बीच संबंध हम ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब चर राशियाँ क्या होती है? तो देखिए दैनिक जीवन के उदाहरणों से हम इसको समझते हैं। तो दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि कुछ सुविधाएं ऐसी होती हैं कि हमको उनके लिए कुछ पैसे देने होते हैं। कैसे? देखिए आप बिजली का उपयोग करते हैं घरों में, तो जितना अधिक उपयोग बिजली का करेंगे उतना ही अधिक बिल हमको देना होगा। ये आप सब जानते हैं। आपके घर में 4 पंखे चल रहे हैं और किसी के घर में एक ही पंखा चल रहा है, तो जिसके घर में एक पंखा चलता है उसका बिजली का बिल कम आएगा, जिसके घर में 4 पंखे चल रहे हैं उसका बिजली का बिल अधिक आएगा। तो ये एक सुविधा है बिजली। तो इस सुविधा का जितना अधिक आप उपयोग करेंगे उतना ही अधिक आपका बिल आएगा। इसको हमको ग्राफ से प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर 2 राशियाँ हो गई, एक तो हो गई बिजली और दूसरी हो गई उसका बिल। क्या राशियाँ हुई? एक तो है बिजली और एक है बिजली का बिल। क्लियर? तो ये जो राशि है बिजली, ये तो स्वतंत्र राशि, आपकी जितनी इच्छा है आप उसको उपयोग में ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलता जाएगा? बिल। जितना अधिक उपयोग करोगे उतना अधिक आपका बिल आता जाएगा। तो ये जो बिल है वह इस राशि पर क्या है? डिपेंड है, आश्रित है। जितना अधिक बिजली यूज़ करोगे उतना अधिक बिल आएगा। तो यह 2 राशियों में ये वाली राशि तो कहलाएगी स्वतंत्र चर और ये वाली जो राशि है जो इस पर आश्रित है वह कहलाएगी आश्रित चर। और उदाहरण से समझते हैं। मात्रा और मूल्य। आप इसको समझें, आपने एक पेन खरीदा 5 रुपये का, 2 पेन खरीदेंगे तो कितना ज़्यादा मूल्य देना पड़ेगा? 10 रुपये देना पड़ेगा। 3 पेन खरीदेंगे तो और ज़्यादा मूल्य देना पड़ेगा। 4 पेन खरीदेंगे तो और ज़्यादा मूल्य देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये मात्रा है पेन की और ये मूल्य है। तो मात्रा तो हो गई स्वतंत्र चर, ये आपकी इच्छा है कि आप कितना पेन खरीदना चाहते हैं। तो इस पर डिपेंड करेगा आपका बिल। जैसे जैसे पेन की संख्या बढ़ाएंगे आपका बिल बढ़ता जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये 2 राशियाँ यहाँ पर, एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर। तो इस प्रकार की राशियों को भी आप ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है। दैनिक जीवन में किसी भी सुविधा का जितना अधिक उपयोग किया जाता है उतना ही अधिक उसके लिए मूल्य देना होता है। क्लियर है? उदाहरण, जितनी अधिक बिजली उपयोग की जाती है बिल उतना ही अधिक होता है। यहाँ बिजली की मात्रा एक स्वतंत्र चर है। क्या है? एक स्वतंत्र चर है, जबकि बिजली का बिल एक आश्रित चर है। ये तो आपकी इच्छा है कि आप कितनी बिजली उपयोग में लाना चाह रहे हैं, पर उसके ऊपर डिपेंड करेगा बिजली का बिल, वो हो जाएगा आश्रित चर। क्लियर? ऐसी 2 राशियों के बीच
संबंध को हम आलेख द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है, मात्रा एवं मूल्य। ऐसी दो राशियां हैं, जैसे जैसे मात्रा बढ़ेगी उसका मूल्य बढ़ेगा। ये अभी हमने समझा पेन के एग्जाम्पल से। जैसे जैसे पेन की मात्रा बढ़ाओगे उसके मूल्य बढ़ता जाएगा। एक पेन का 5 रुपये था, 2 पेन का 10 रुपये, 3 पेन का 15 रुपये। तो जैसे जैसे पेन की संख्या बढ़ रही है या मात्रा बढ़ रही है उसका मूल्य बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या हो गई, चर राशियाँ हैं। इसमें दो चर राशियाँ हैं, एक पेन की संख्या और दूसरा पेन का मूल्य। तो जैसे जैसे आप पेन की संख्या बढ़ा रहे हैं मतलब स्वतंत्र चर बढ़ रहा है, वैसे वैसे उस पर आश्रित उनका मूल्य बढ़ता जा रहा है। क्लियर। तो ये है मात्रा एवं मूल्य। दूसरा देखिए मूलधन और साधारण ब्याज। मूलधन और साधारण ब्याज। आपने किसी बैंक से 1000 रुपये उधार लिए, तो आपको 1 साल बाद उस पर साधारण ब्याज जो देना पड़ रहा है, मान लीजिए वो 100 रुपये। अब आपने 2000 रुपये उधार लिए, तो उस पर जो साधारण ब्याज आपको चुकाना पड़ रहा है वो बढ़ जाएगा। इसी प्रकार आपने 3000 उधार लिए तो साधारण ब्याज और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे आप मूलधन बढ़ाओगे वैसे वैसे उस पर लगने वाला जो साधारण ब्याज है वह क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर, समझ में आया। तो ये दोनों राशियाँ मूलधन और साधारण ब्याज भी क्या हैं, दो चर राशियाँ ऐसी हैं जो एक दूसरे पर आश्रित। तो इसके अंदर स्वतंत्र तो क्या हो गया, मूलधन। आपकी इच्छा है उतना आप मूलधन उधार ले सकते हैं, परंतु जैसे जैसे आपका मूलधन बढ़ेगा साधारण ब्याज भी बढ़ता जाएगा। तो जो साधारण ब्याज है वो किस पर डिपेंडेंट या आश्रित हो गया, मूलधन पर। तो ये तो हो गया स्वतंत्र चर और ये हो गया आश्रित चर। क्लियर। तो जैसे जैसे मूलधन बढ़ेगा लगने वाला साधारण ब्याज भी बढ़ेगा। क्लियर। तीसरा है इसी प्रकार की दो राशियाँ, समय और दूरी। तो आप किसी कार से सफ़र कर रहे हैं, तो समय जैसे 1 घंटे में आपने 50 किलोमीटर चल लिया, तो अगले 2 घंटे में आपने ज़्यादा ही दूरी तय करोगे, 10 किलोमीटर दूरी तय कर ली। अगले तीसरे घंटे में आप 15 किलोमीटर दूरी तय कर गए। तो इसका मतलब जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे तय की गई दूरी बढ़ती जाएगी। ये समय बढ़ाना आपके हाथ में है। आप 1 घंटा चाहें तो 1 घंटा सफ़र करें, 2 घंटा चाहें तो 2 घंटा आप ही की कार है। तो ये जो समय है वह तो हो गया स्वतंत्र चर और इस पर डिपेंड करेगी ये दूरी। जैसे जैसे समय बढ़ेगा तय की गई दूरी बढ़ती जाएगी। क्लियर है। तो ये स्वतंत्र चर और ये आश्रित चर हो गया। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे वाहन द्वारा तय की गई दूरी बढ़ती जाती है। क्लियर। तो ऐसी राशियों के संबंध को हम आलेख द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ हमने समझा दो चर राशि जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो एक तो स्वतंत्र चर हो जाता है, एक आश्रित चर हो जाता है। तो इस प्रकार की राशियों को हम ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये इस ग्राफ के अनुप्रयोग होंगे। फिर आप ग्राफ देख के बता सकते हैं। देखिए जैसे ये यहाँ हमने ले लिया समय और यहाँ हमने ले ली दूरी। तो यहाँ पर प्रातः 6 बजे निकले, ये 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। क्लियर। 6 बजे निकले, ये है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40, 50। अब आपको ग्राफ बनाना है। तो इसमें बताया है कि 7 बजे वह 30 किलोमीटर पे पहुंच गए, तो ये आपका एक पॉइंट आ गया। फिर बताया कि वे 8 बजे 50 किलोमीटर पे पहुंच गए, तो यहाँ पर एक पॉइंट लग गया। फिर आपको बताया है कि वह 9 बजे पहुंच गए हैं 100 किलोमीटर पर। तो 50, 60, 70, 80, ये 90 और ये 100। ये मान लीजिए आप 80 किलोमीटर पर पहुंच गए, तो एक पॉइंट आ गया हमारा ये। अब इनको पॉइंट को मिला देंगे तो आपको इस वाहन का समय और दूरी वाला ग्राफ मिल जाएगा। क्लियर। अब ग्राफ से आपको अगर पूछा 7:30 बजे वो कितनी दूरी पर थे, तो आप क्या करेंगे, 7 और 8 के बीच में क्या हो जाएगी, 7:30 बजेगी। ये पॉइंट कहाँ इस ग्राफ को काट रहा है, उसको हम मिला देते हैं y अक्ष पर। तो इसका मतलब यहाँ कितना मिला हमको, 40। तो इसका मतलब 7:30 बजे वो कितनी दूरी तय कर चुका होगा, 40 किलोमीटर। तो इस प्रकार हमने क्या करा, समय दूरी का ग्राफ बनाया और उससे हम कई प्रकार की सूचनाएं इस ग्राफ को देखकर प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर। ये समझ में आया कैसे अनुप्रयोग होगा, कैसे ग्राफ बनेगा, इन राशियों को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। तो इन्हीं सभी
टॉपिक्स पर आधारित है प्रश्नावली 15.1 और 15.2 जो कि हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।